नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के सेकंड चैप्टर ओलंपिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम इमेजेस के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आप फ्री नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपकी कंप्लीट ये जो चैप्टर है वो एक शॉर्ट में कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ये बहुत ही आसान सी यूनिट है जिसका नाम है ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन। तो उसको हम देखने वाले हैं और इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि ओलंपिज्म क्या होता है, क्या इसका कंसेप्ट है, ओलंपिक वैल्यूज़ क्या हैं जैसे एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। फिर हम देखेंगे ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हैं जॉय ऑफ एफर्ट, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर अदर, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बैलेंस अमॉन्ग द बॉडी, विल एंड माइंड। देन हम देखेंगे कि एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक्स में क्या अंतर है, क्या है ये दोनों, कब और किसने स्टार्ट किया था, किसने रिवाइव किया था। फिर हम देखेंगे कि ओलंपिक के सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ और एंथम क्या है। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि जो ये कंप्लीट ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कौन कौन सी फेडरेशंस हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। यार आप में से बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि सर आप हमें कोई बहुत ही कमाल की सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस को कवर करती हुई क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन की किताब सजेस्ट कीजिए। तो यार मैंने बहुत सारी किताबों को सर्च किया नेट पे और उसके बाद मुझे एक ये वाली किताब बहुत ही अच्छी लगी जो कि ये गुरुकुल बाय ओसवाल। और यार ये वाली किताब के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। टू द पॉइंट आपको यहाँ पर चीज़ें दे रखी है। साथ ही यहाँ पर आपको एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इमेजेस के माध्यम से चीज़ों को समझने का एक मौका और भी कई सारी चीज़ें बुक के अंदर देखने को मिलेगी। और मैंने खुद ने भी ये जो कंटेंट है इसी किताब को यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए और इसका इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन किया है। तो आप डेफिनेटली इस किताब को खरीद सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते हम आगे और अब सबसे पहले देखते हैं कि यार ये ओलंपिज्म शब्द क्या है। तो यार देखो, ओलंपिज्म बेसिकली एक फ़िलॉसफी है ओलंपिक गेम्स की जिसके अंदर एक बैलेंस या एक ब्लेंड क्रिएट किया जाता है कल्चर, एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का। आपने देखा होगा यार ओलंपिक गेम्स के अंदर चाइना, देन अमेरिका, फिर उसके बाद आपके पास ब्राज़ील, पाकिस्तान, इंडिया, है ना, ऐसे कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहाँ पर रहता है। देन इस ओलंपिज्म प्रिंसिपल के अनुसार जो प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स है ये एक ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, सभी को अधिकार है स्पोर्ट्स खेलने का और हर एक इंडिविजुअल के पास ये पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर सके बिना किसी भेदभाव के, है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड ओलंपिक स्पिरिट को यहाँ पर मेंटेन करना है। देन सभी एक दूसरे को समझें और एक स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी एंड फेयर प्ले को लेते हुए चलें। तो ओलंपिज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है, ये सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। तो अगर आपसे 2 मार्क में या 1 मार्क में ओलंपिज्म पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि पहली बात तो ये एक फ़िलॉसफी है, इसके अंदर ब्लेंड किया जाता है स्पोर्ट्स के कल्चर का और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का। देन इसके बाद आप सीधा ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा कि इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, सॉलिडरिटी और फेयर प्ले, ये सब होना चाहिए। देन क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ओलंपिक के, ये आपसे 3 मार्क में, 5 मार्क में, 2 मार्क में, 1 मार्क में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो पहला है हेल्दी स्पोर्ट्स कंपटीशन को हमें कंडक्ट करना है, मॉरल वैल्यूज़ को यहाँ पर डेवलप करना है, स्पोर्ट्स एथिक्स को बिल्ड करना है ना। एथिक्स मतलब क्या होता है कि द आर्ट ऑफ बेसिकली जजिंग कि क्या गुड है और क्या बैड है ना। तो स्पोर्ट्स एथिक्स मतलब क्या होता है कि बेसिकली नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना, और बेसिकली और सिंपल भाषा में अपन इसको बोले तो स्पोर्टमैन स्पिरिट, है ना, इसको हमें फॉलो करना है। देन इसके बाद प्रमोट करना है कॉपरेशन, ब्रदरहुड, इंटरनेशनल पीस, डिस्क्रिमिनेशन को एंड यहाँ पर करना है ना। और रिच एंड पुअर नेशंस के बीच में कई बार यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो वो नहीं करना है, इंस्टीड हमें कॉपरेट करके चलना है। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं ओलंपिक के। अब हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप बिल्कुल एज इट इज़ यही लिखें, अगर आप इसके आसपास भी लिखते हो तो नंबर मिल जाएंगे। देन इसके बाद ओलंपिक की वैल्यू जो कि सिलेबस में सीधा मेंशन है, फ्रेंडशिप, एक्सीलेंस एंड रेस्पेक्ट। क्या होता है, देखो ये जो ओलंपिक्स रहते हैं इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं और फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं। जैसे हाल ही में जो ओलंपिक हुआ उसमें आपने देखा होगा भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं, है ना, उन्होंने जो आपके
पाकिस्तान के अरशद नदीम है ना, उनके साथ यहाँ पर क्या किया, उनके साथ यहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप थी और ये पूरे विश्व ने देखा। तो नीरज चोपड़ा के किस्से अरशद नदीम के साथ फ्रेंडशिप यहाँ पर देखी गई। तो इसी प्रकार से जितने भी बाकी ओलंपियंस हैं वो भी एक दूसरे को यहाँ पर दोस्त बनाते हैं और इससे क्या होता है, दो नेशंस पास में आ पाते हैं ना, और पीस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ये सब यहाँ पर आ जाती है। फिर एक्सेलेंस मतलब क्या होता है कि यार हर एक पार्टिसिपेंट का मेन गोल यही रहता है कि वो कैसे यहाँ पर सक्सेस को अटेन करे और कैसे अपने परफॉर्मेंस को बिल्कुल जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसका निकाल के दे। जैसे यहाँ पर भी हम नीरज चोपड़ा का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने जो अपना सीज़न बेस्ट थ्रो था है ना, वो मारने की वहाँ पर कोशिश करी और उसी में वो सफल भी हुए और सिल्वर मेडल वहाँ पर वो ओलंपिक में जीत पाए। और इसी प्रकार से अगर हम अरशद नदीम को देखें है ना, तो आज तक की उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी, मतलब 92 पॉइंट कुछ मीटर का थ्रो उनने आज तक कभी नहीं मारा था, 90 के ऊपर भी नहीं गए थे वो, मतलब है ना ओलंपिक्स में खासकर। और उन्होंने वहाँ पर एक्सीलेंस को दर्शाते हुए और बहुत ही गजब का थ्रो मारा और गोल्ड मेडल वहाँ पर उनको मिला। देन रेस्पेक्ट, तो जब एक दूसरे से एथलीट्स मिलते हैं है ना, एक दूसरे के कल्चर को, फूड को, अटायर को, इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो रेस्पेक्ट है उसका भाव यहाँ पर डेवलप होता है। तो डेफिनेटली यार ओलंपिक्स जो हैं वो फ्रेंडशिप, एक्सीलेंस और रेस्पेक्ट इन तीनों का ही मिश्रण है और ये तीनों ही वैल्यूज़ हैं जिनको ओलंपिक्स प्रमोट करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट अपने पास सिलेबस का पॉइंट है कि ओलंपिक वैल्यू के अंदर हमें देखना है एजुकेशन, जॉय ऑफ एफर्ट और ये सारे। तो ओलंपिक गेम्स नॉट ओनली एम्बॉडी एथलेटिक एक्सीलेंस है ना, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैदान पर आपको अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना है, इसके अलावा भी कुछ इसेंशियल वैल्यूज़ हैं जो कि इंस्पायर करती है एक तो एथलीट्स को और स्पेक्टेटर्स को जो कि यहाँ पर उन गेम्स को देख रहे हैं। जैसे अगर हाल ही में जो ओलंपिक्स हुए हैं उसको आप सभी ने देखा होगा तो आप भी इंस्पायर होंगे कि कैसे यार नीरज चोपड़ा ने, मनु भाकर ने, विनेश फोगाट ने इतना तगड़ा प्रदर्शन दिया। देन उसके बाद है ना बाकी जैसे इंडियन हॉकी टीम है उसने भी बहुत ही कमाल का यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो इन सारे प्रदर्शन को देखते हुए जो स्पेक्टेटर्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट या परफेक्ट देने के लिए। तो पहला एजुकेशन, तो ओलंपिक प्रमोट करता है एक तो वैल्यू एजुकेशन, एथलीट्स को एनकरेज करता है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज़ को बिल्ड करें। देन एथलीट्स एक प्रकार के एम्बेसडर्स भी हैं एजुकेशन के, क्योंकि जब पूरी दुनिया उन एथलीट्स को देखती है तो देखती है कि यार कैसे ये लोग एकदम डेडिकेट होकर अपने स्पोर्ट्स के प्रति यहाँ पर लगे हुए हैं और उनके हार्ड वर्क को जब आम जनता देखती है तो वो खुद भी मोटिवेट होती है अपने फील्ड में बेस्ट देने के लिए। देन नेक्स्ट है जॉय ऑफ एफर्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को सेटिस्फिकेशन रहना चाहिए ना, सेटिस्फेक्शन मतलब वो आत्मसंतुष्ट होना चाहिए अपने एफर्ट से और इसके लिए उसको ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी यहाँ पर शो करनी चाहिए है ना, खेल भावना। और इसी से क्या होगा, इसी से उसको अपने एफर्ट में जॉय मिलेगा है ना, मतलब उसको अपने एफर्ट में खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने अपना बेस्ट किया। फेयर प्ले मतलब क्या होता है कि यार ये तो एक फाउंडेशनल वैल्यू है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा है ना, तो ऑनेस्टी से भी बढ़कर होता है कि इंटीग्रिटी में तो बिल्कुल आप कोई आपको नहीं भी देख रहा है तब भी आप जो भी रूल्स हैं, लॉज है उनका रिस्पेक्ट करें। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटीग्रिटी का सचिन तेंदुलकर है ना, आपने सुना भी होगा इनके बारे में कि एक बार बैट से इनकी बॉल लग गई थी और कीपर ने कैच कर लिया था लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, किसी ने अपील भी नहीं करी, फिर भी ये चुपचाप चल के चले गए है ना। और ये क्या था, ये इंटीग्रिटी का एग्जांपल है। अगर वो सिर्फ ऑनेस्ट रहते तो ठीक है भाई साहब, अंपायर ने आउट नहीं दिया, किसी को भनक भी नहीं लगी, अपना नेक्स्ट बॉल खेलने लग जाते। लेकिन इंटीग्रिटी मतलब जब कोई नहीं भी देख रहा है आपको तब भी क्या आप, अगर आपको पता है कि भाई साहब आप आउट हो चुके हो तो क्या आप बाहर निकल रहे हो, तो वो होती है इंटीग्रिटी। देन उसके बाद रेस्पेक्ट करना रूल्स के लिए, अपोनेंट्स के लिए, तो ये सारे फेयर प्ले के दायरे में आते हैं। और फिर एक अपना जो मेन है ना रामबाण वाला कीवर्ड है स्पोर्ट्समैनशिप, ये तो आप हर जगह लिख ही सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट फॉर अदर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो एथलीट्स हैं एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और भले वो किसी भी बैकग्राउंड के हैं। जैसे एग्जांपल में हमने नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम देखा ही था कि कैसे ये लोग भी एक दूसरे की बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहे थे रिगार्डलेस कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहते हैं। देन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये भी हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि एक एथलीट को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक वो जाए और परफॉर्म करे।
और परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको जीतना है, यहाँ पर आपको अपने पर्सनल गोल्स को जो भी आपके हैं उसको भी सरपास करना है ना। जैसे वही भाला फेंक में कि अगर नीरज चोपड़ा ने हाईएस्ट 89 मीटर का थ्रो मारा था तो कोशिश करेगा कि भाई साहब 89 से तो ऊपर का ही मारूँ, है ना। ऐसे अरशद नदीम ने अगर 90 का मारा था तो कोशिश करेगा कि भाई साहब 90 प्लस ही मारूँ। देन बैलेंस अमंग बॉडी, विल एंड माइंड, तो अपने शरीर, अपनी सोच और अपने दिमाग, है ना, इन तीनों के बीच में भी आपको एक बैलेंस रखना है, एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना है। और अगर आप बैलेंस रखेंगे तो इससे क्या रहेगा, आप इमोशनली वेलबींग आपका रहेगा, है ना, मतलब इमोशनली आप स्टेबल रहेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक्स क्या है। तो देखो ओलंपिक्स की जो इतिहास है वो स्टार्ट होता है 776 BC से। एथेंस जो कि ग्रीस नाम का एक कंट्री है उसकी एक सिटी है ना। तो यहाँ पर गॉड हैं ज्यूस, तो ज्यूस नाम के गॉड हैं और इन्हीं के ऑनर में एक रिलीजियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। तो बेसिकली आज के ज़माने में हम देखें तो मेला होता है, तो यहाँ पर गॉड ज्यूस के है ना उनको सेलिब्रेट करने के लिए एक मेला होता था और इसी मेले में गेम्स का आयोजन भी होता था, है ना। तो एक मेला है और मेले में गेम्स का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ से ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ है। जैसे आज भी आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोटा दशहरा मेला रहता है ना, या अन्य भी बहुत सारे दशहरे मेले रहते हैं या जो भी आपके मेले हैं उसमें कई बार गेम्स का भी एक सेक्शन रहता है ना, मतलब जिसमें कुश्ती का प्रतियोगिता चल रही है, दंगल हो रहा है, तो वो सब क्या है, वो सब बेसिकली मेलों के साथ जब खेल हो रहा है। तो इसी तरह से ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी कि ग्रीस में, है ना, एक एथेंस नाम का शहर है, वहाँ पर एक रिलीजियस फेस्टिवल का पार्ट के तौर पे स्टार्ट हुआ था। दैन इसके बाद जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं इनको फिर रिवाइव किया गया बैरॉन पियरे डी कुबर्टिन ने, है ना, BPD के द्वारा। तो बैरॉन पियरे डी कुबर्टिन ने, जिनको फादर ऑफ ओलंपिक्स भी कहा जाता है, यहाँ पर से बहुत सारे MCQs आपके पास आते हैं ना। तो बैरॉन पियरे डी कुबर्टिन फादर ऑफ ओलंपिक्स, और 1896 में वापस एथेंस ग्रीस के अंदर ही पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। रीसेंट ओलंपिक्स कहाँ हुए हैं आप सभी को पता ही है, पेरिस फ्रांस में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2028 के ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, है ना। कंट्री में आपको बता देता हूँ, शहर आप बताना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे, अब कहाँ होंगे आप मुझे बताना। देन नेक्स्ट आ जाता है एशियन ओलंपिक। तो एशियन जैसा हमने देखा कि 776 BC में ओलंपिया, है ना, तो एथेंस को हम ओलंपिया के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वहीं से ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई और ज्यूस गॉड के ऑनर में इनको सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था। अब जो ओलंपिया के लोग थे उन्होंने एक मैग्निफिशेंट टेम्पल भी वहाँ पर बना रखा है जहाँ पर लॉर्ड ज्यूस को सेक्रीफाइस दी जाती है। हरक्यूलिस जो कि ज्यूस के सन हैं, उन्होंने इन गेम्स को स्टार्ट किया था और स्पोर्ट्स कंपटीशन इन ऑनर ऑफ हिज फादर, है ना। तो हरक्यूलिस मतलब ज्यूस के बेटे हैं और इन्होंने अपने पिता की याद में इसको स्टार्ट करवाया था। नाउ दीज गेम्स वर हेल्ड एट ओलंपिया एवरी 4 ईयर, और हर 4 साल में फिर ये इनका आयोजन होने लगा। जैसे सबसे पहले हुआ 776 BC में, फिर इसका आयोजन हुआ 772 BC में, है ना, फिर आयोजन हुआ 768 BC में। तो इस प्रकार से हर 4-4 साल के बाद ये आयोजन इनका होने लगा। हाउएवर ये वाला जो ट्रेडिशन है वो एक बार ब्रेक भी हो गया था जब रोमन एम्परर थियोडोसिस ने बैन कर दिया था ओलंपिक्स को कि भाई साहब ये खेल वेल की कोई प्रतियोगिता हमें नहीं चाहिए, और ज्यूस के स्टैचू को भी तोड़ दिया गया, साथ ही जो स्टेडियम है ओलंपिया का उसको भी भाई साहब तोड़ दिया गया। तो यहाँ से आपका एंशिएंट ओलंपिक जो था वो ख़त्म हो गया। फिर मॉडर्न ओलंपिक, तो बैरॉन पियरे डी कुबर्टिन ने इसको रिवाइव किया और 1862 है उसमें एक इटालियन फैमिली, है ना, वो फ्रांस में सेटल हुई और उन्होंने बिलीव किया कि भाई साहब बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स को हम खेलों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर बहुत सारी कंट्रीज़ मिली और इन्होंने 1893 के अंदर है ना मीटिंग करी और ये डिसाइड किया कि भाई साहब इस तरह के कुछ गेम्स को हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो बैरॉन पियरे डी कुबर्टिन के एफर्ट्स से और बाकी लीडर्स के सपोर्ट से पहला मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में एथेंस ग्रीस में ही आयोजित किया गया, है ना, जहाँ पर सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक्स हुए थे वहीं से इसको आयोजित किया गया। 9 कंट्रीज़ ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया। आज हम देखते हैं तो 200 प्लस कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, लेकिन भाई साहब उस टाइम पे सिर्फ 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता गया और जैसे आप देख सकते हैं 2016 के रियो डी जेनेरियो में ही 206 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। महिलाओं का पहली बार पार्टिसिपेशन हुआ 1900 में, मतलब जस्ट 4 साल बाद जो इसका अगला ओलंपिक हुआ उसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब क्या है कि पहले वालों में से पुरुष ने किया था। और यहाँ पर लॉन टेनिस नाम का एक इवेंट जो है उसमें वुमेंस का सबसे पहले पार्टिसिपेशन रहा।
3 बार ओलंपिक्स का आयोजन नहीं हुआ है ना मॉडर्न में। तो 1916, 40 और 44 इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। 1916 में तो वर्ल्ड वॉर 1 और 40 और 44 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, है ना। तो ये वर्ल्ड वॉर्स के कारण 3 बार कैंसिल भी करना पड़ा ओलंपिक्स को। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं कि इसके सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम फ्लैग और सिंबल को देखें तो फ्लैग और सिंबल सेम है ना। सिंबल और इसी सिंबल को जब फ्लैग पे बना दिया जाता है, झंडे पे बना दिया जाता है, तो ये हो जाता है ओलंपिक फ्लैग। ठीक है, किसने बनाया? तो वही बेरॉन पिरेटी कुबर्टिन, फादर ऑफ ओलंपिक्स, ने इसको क्रिएट किया 1913 में सिंबल को, और फिर फ्लैग के रूप में भी इसको यूज़ किया गया, है ना। क्या होता है सिंबल में? 5 इंटरलिंक्ड रिंग्स रहती हैं और इन रिंग्स का कलर डिफरेंट रहता है। और 5 रिंग्स क्यों ली गई भाई साहब? 7 रिंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक रिंग से ही रिप्रेजेंट किया गया है। और अंटार्कटिका से सिंस कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो अंटार्कटिका को भी नहीं लिया गया है ना। बाकी अफ्रीका के लिए ब्लैक, रेड से आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, एशिया को येलो से, और यूरोप को ब्लू से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो फ्लैग है इसको डिज़ाइन तो 1913 में किया गया, लेकिन ओलंपिक्स भाई साहब 1912 में हो गया था, है ना। फिर उसके बाद 1916 का कैंसिल हो गया, तो 1920 में जाकर इसको सबसे पहली बार झंडे को, है ना, यूज़ किया गया। तो 1920 में एंटवर्प नाम का शहर है बेल्जियम में, तो बेल्जियम के शहर में सबसे बार इसको यूटिलाइज़ किया गया। तो ये आप याद रखना, MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ओलंपिक फ्लेम, है ना। ये सीधे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानकारी में रहनी चाहिए। तो ये ओलंपिक फ्लेम का कंसेप्ट एंशंट ग्रीस से स्टार्ट हो गया था, और इसको मॉडर्न ओलंपिक्स के अंदर भी अपनाया गया एज अ सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी, कि भाई साहब वही ओलंपिक गेम्स है जो एंशिएंट टाइम पे हुआ करते थे, उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1928 के अंदर, और ये गेम्स हुए थे एम्स्टर्डम, है ना, ये शहर का नाम है, और देश का नाम है नेदरलैंड। तो नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में 1928 के अंदर ओलंपिक फ्लेम को सबसे पहली बार यूज़ किया गया। और ये जो फ्लेम है ये सिंबलाइज करती है इस लाइट ऑफ स्पिरिट, नॉलेज एंड लाइफ। देन इसके बाद ओलंपिक फ्लेम की जो टॉर्च है उसको लाइट कहाँ पर किया जाता है? एथेंस ग्रीस में किया जाता है। और फिर उसके बाद जो रनर है वो वहाँ से उस मशाल को लेकर आते हैं, और कहाँ तक आते हैं? होस्ट कंट्री तक, है ना। जैसे अब की बार ग्रीस से मशाल जलाई गई होगी और इसको पेरिस फ्रांस तक लाया गया, है ना। अब आप बोलोगे कि सर क्या दौड़ के लाते हैं? तो नहीं, अब आजकल मॉडर्न डे है तो एरोप्लेन के थ्रू या ऐसे ले आया जाता है। और फिर ये जो मशाल है ये जलती रहती है जब तक पूरे ओलंपिक गेम्स ख़त्म नहीं होते, और जैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी होती है फिर ओलंपिक की मशाल को बुझा दिया जाता है। देन ओलंपिक का मोटो अब की बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI पे आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये जो मोटो है इसको प्रपोज किया गया था बेरॉन पिरेटी कुबर्टिन के द्वारा। शुरू में इसमें 3 शब्द थे, साइटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। साइटियस मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस मतलब हायर, एंड फोर्टियस मतलब स्ट्रॉन्गर। लेकिन हाल ही में 2021 में कमेटी की मीटिंग हुई टोक्यो में, और इन्होंने एक और शब्द जोड़ दिया जो कि है टुगेदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार MCQs के हिसाब से ना, कि नया शब्द कौन सा जोड़ा गया है? तो टुगेदर शब्द को जोड़ा गया है, जिसको अगर हम लैटिन भाषा में बोलें, है ना, क्योंकि ये जो साइटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस है लैटिन भाषा है, तो लैटिन भाषा में इसका नाम है कम्यूनिस, है ना। सो COMMUNIS, कम्यूनिस इन लैटिन, और इसका मतलब होता है टुगेदर। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोटो में अब 4 शब्द हो गए, है ना। चौथा शब्द क्या है? COMMU, कम्यूनिस, ये चौथा शब्द है जिसका मतलब होता है टुगेदर। ये अपनों को याद रखना है ना। और डायग्राम भी फिर पूरा वाला बना के आना है। फिर आती है ओलंपिक ओथ। ओथ क्या होता है? ओथ मतलब होता है शपथ, है ना, अग्निपथ, शपथ। तो शपथ यहाँ पर ली जाती है, और ये जो शपथ है यहाँ पर एथलीट्स के द्वारा ली जाती है। और बेसिकली जो एक होस्ट कंट्री का एथलीट रहता है, जैसे अब की बार पेरिस में हुआ, है ना, तो फ्रांस का कोई भी एथलीट ने ओथ ले ली, सभी जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं उनके बिहाफ पे। तो ओथ क्या है? अब आपको ये ओथ सीधे याद नहीं रखनी है ना, क्योंकि एज इट इज याद रहेगी भी नहीं। मैंने आज तक किसी भी एग्जाम में इसको आते देखा भी नहीं। MCQ बनता है यहाँ से कि ओथ की प्रैक्टिस कब से स्टार्ट हुई? सो 1920 में जो गेम्स हुए थे, है ना, क्योंकि 1916 में हो नहीं पाए थे, तो 1920 से बहुत सारे नवाचार हुए, जैसे फ्लैग हो गया, सिंबल हो गया, ओथ हो गया, है ना। तो ये सब 1920 से आए,
और ओथ क्या होता है, जैसे आप इसको पढ़ ही सकते हो ना, तो ये इस तरह की ओथ दिलवाई जाती है कि इन द नेम ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स, और ये पूरी ओथ ली जाती है। तो ओथ कोई नहीं पूछेगा आपसे, आप ये वाली बात और नीचे वाली बात को याद रखना। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास ओलंपिक एंथम, है ना, जैसे अपना नेशनल एंथम है ऐसे ओलंपिक का भी एंथम है ना, फीफा का भी एंथम रहता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी एंथम रहता है, तो जो भी बड़े इवेंट्स रहते हैं ना उनके एंथम रहते हैं। तो इस एंथम को कंपोज किया है किसने, स्पायरोस सैमारास, इसने इसको कंपोज किया है। इसको लिखा किसने है, एक पोएट है जिनका नाम है कॉस्टिस पलामास, है ना, तो अजीबोगरीब नाम है क्योंकि ग्रीक नाम है, तो आप ये वाला नाम और ये वाला नाम थोड़ा याद रखना। देन लिरिक्स किसने लिखे हैं, तो इसके लिरिक्स लिखे हैं पालामास ने, और म्यूज़िक दिया है किसने, यही स्पायरोस समारास, इसने म्यूज़िक दिया है, तो थोड़ा याद रखने की कोशिश करना। ओलंपिक एंथम क्या है, ये है, कोई नहीं आपसे पूछेगा ना, क्योंकि इस तरह का अजीब सा एंथम है, ओ एंशिएंट इमॉर्टल स्पिरिट प्योर फादर ऑफ ब्यूटी, है ना, तो इसको एक बार पढ़ जरूर लेना, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, फैक्ट यही है, यहीं से पूछे जाएंगे। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है ओलंपिक मूवमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो सबसे पहले आ जाता है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिम्मेदार होती है ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लूजेन नाम की एक जगह स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये हेडक्वार्टर जरूर याद रखना। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ओलंपिक शुरू होने के 2 साल पहले, है ना, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कब, 23 जून 1894, तो 23 जून 1894 को इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, और इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, वही फादर ऑफ ओलंपिक्स बेरोन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा। देखो यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा, ये ओलंपिक सिंबल, ये ओलंपिक फ्लैग, तो फ्लैग पे जब इस सिंबल को बना दिया जाता है तो ओलंपिक फ्लैग बन जाता है। देन डेमेट्रियस विकेलास पहले प्रेसिडेंट थे आईओसी के, और इसके मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ 105 एक्टिव मेंबर और 32 ऑनररी मेंबर्स हैं। ये फैक्ट याद नहीं भी रखो तो चलेगा, लेकिन पहला कौन था प्रेसिडेंट ये याद रख लेना। देन जो आईओसी है वो समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स दोनों कंडक्ट करवाती है, और आईओसी ही सिलेक्ट करती है कि भाई साहब किस डेट को किस साइट पे वेन्यू पे ये ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होंगे, और इसमें बहुत सारी इसकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। आईओसी के प्रेसिडेंट को 8 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है ना, तो टेन्योर कितना रहता है उनका 8 साल, तो एक बार बन गया तो 8 साल के लिए भाई साहब छुट्टी। और इसमें 4 वाइस प्रेसिडेंट्स भी होते हैं जिनको 4-4 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज करना ओलंपिक्स को, स्मूथ फ्लो इंश्योर करना सभी इवेंट्स का, जनरल गाइडलाइंस जारी करना, फेयर प्ले को एनकरेज करना, और डोपिंग वगैरह तो किसी ने नहीं कर रखी है, इसको भी यहाँ पर देखना है ना। डोपिंग क्या होता है ये अपने बहुत डिटेल में सिलेबस में है भी सही, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊँ तो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करना है ना, मतलब कोई ड्रग्स वगैरह बॉडी में डाल लेना जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, तो आपकी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी लेकिन दूसरे के लिए तो डिसएडवांटेज है, तो इसलिए डोपिंग को बैन किया गया है। देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, लेकिन इंडिया के लेवल पे क्या है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो ये कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल वाली संस्था के साथ। तो इसको फाउंड किया गया था 1927 में सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर नोरहेन के द्वारा, है ना, तो नोहेरन के द्वारा इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था। और सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने, दोराबजी टाटा, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल बने डॉक्टर नोहेरन। नाउ सर जो टाटा थे वो पहले मेंबर भी थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, है ना, तो आईओए जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी, इसके पहले मेंबर भी कौन थे भारत की तरफ से, सर दोराबजी टाटा। और यहाँ पर इसके मेंबर्स को चुना जाता है वंस एवरी 4 ईयर, है ना, तो ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर को हर 4 साल में चुना जाता है। अब इसकी जो कमेटी रहती है जिसमें एक तो प्रेसिडेंट रहता है, 9 वाइस प्रेसिडेंट्स रहते हैं यहाँ पर, 6 सेक्रेटरी रहते हैं और एक ट्रेजरर रहता है ना, जो कि जितने भी आपके फाइनेंसेस वगैरह हैं उनको देखता है। फिर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में, और भारत ने यहाँ पर हॉकी में गोल्ड भी जीता था। और फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स आईओए कंटिन्यूसली काम कर रहा है ओलंपिक मूवमेंट के लिए, और आईओए ही रेस्पॉन्सिबल रहता है, भारत की टीमें भेजता है कहाँ पर, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, और जितने भी यहाँ पर फेडरेशन वगैरह का काम भी है वो भी आईओए की मदद से ही होता है, तो इसको आप फंक्शन में लिख सकते हैं। फिर आ जाता है नेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये क्या है, ये एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द वर्ल्ड ओलंपिक मूवमेंट, और सब्जेक्ट टू द कंट्रोल्स ऑफ द आईओसी
NOCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, है ना। तो NOC बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वर्ल्ड वाइड ओलंपिक जो मूवमेंट चलता है उसका, और ये पूरी दुनिया में क्या कोशिश करती है कि भाई साहब लोगों के पार्टिसिपेशन को ओलंपिक गेम्स में बढ़ाया जाए। फिर कुछ आते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, तो ये क्या रहते हैं, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जिसको IOC मान्यता देता है, और ये एक या एक से ज़्यादा स्पोर्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे अभी आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, है ना, जिसने विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया था, है ना। उनने 50 kg वर्ग में यहाँ पर कुश्ती लड़ी थी और सेमीफाइनल तक वो जीत गए थे, लेकिन फाइनल में उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण उनको अयोग्य करार दिया था, और उसके पीछे WWF, है ना, वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन था वो जिम्मेदार था। सेम चेस के लिए, है ना, और हर एक तरह के लिए स्पोर्ट्स फेडरेशंस रहते हैं जो कि कंप्लीट स्पोर्ट्स के रूल्स वगैरह को डिसाइड करते हैं। तो ये था अपने वाला चैप्टर। अब कुछ MCQs देख लेते हैं। IOC को फॉर्म किया गया था कब, तो 1894 में, है ना। अपना जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे वो 1896 में हुए थे, तो 2 साल पहले इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स को किसके ऑनर में स्टार्ट किया था, तो ज़्यूस के ऑनर में स्टार्ट किया गया था। कितने रिंग्स होते हैं ओलंपिक सिंबल में, 5। हेडक्वार्टर IOC का कहाँ पे, लुजान स्विट्ज़रलैंड। देन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सर दोराबजी टाटा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे। देन IOA को कब इस्टेब्लिश किया, तो 1927 में इस्टेब्लिश किया गया। देन फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स बहुत ही आसान है, बैरॉन पियरे कुबर्टिन। 2021 के ओलंपिक्स कहाँ पर हुए, टोक्यो में, और 2024 के कहाँ पे हुए, पेरिस फ्रांस में। 28 के कहाँ पे होंगे, ये होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका शहर लॉस एंजलिस, ठीक है। देन इसके बाद करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किया गया 1896 के अंदर। ओलंपिक का मोटो साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आपको सेम ऑर्डर में बताना है, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। देन अब एक नया शब्द भी जुड़ चुका है जो कि ये टुगेदर, है ना। आप इसका लैटिन शब्द मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ओलंपिक फ्लैग पर शॉर्ट नोट, तो आप बता सकते हो 1913 में तो इसको डिज़ाइन किया गया था, और 1920 में पहली बार यूज़ किया गया। और इसके अंदर क्या होता है, 5 इस तरह की रिंग्स रहती है, पीछे वाइट बैकग्राउंड रहता है। कौन सी रिंग किसको रिप्रेजेंट करती है भी आप बताइएगा। फिर आपको बताना है कि कैसे वैल्यूज़ को डेवलप किया जाता है, तो हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी जैसे फ्रेंडशिप, फेयर प्ले, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। ओलंपिक ओथ क्या होती है, तो आपको ओथ एज इट इज़ ओथ तो लिखनी नहीं है ना, ये याद रहेगी नहीं, बस आपको उसके जो बाकी फैक्ट्स आपको याद थे वो लिखने हैं ना, कि ओथ सबसे पहले कब आई, जैसे 1920 में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया। होस्ट कंट्री का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है सभी के बिहाफ पर ले लेता है, तो ये बातें आपको बतानी है। फिर उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो वही ये अपन ने देख लिया है ना। ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क सब में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास IOA के फंक्शन क्या है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हमने देखा ही था, तो आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, और फिर आपको इसके फंक्शन बताने हैं। फिर फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, तो आपको वही बताना है कब फॉर्म हुआ। देन ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जो हमने ऑलरेडी देखा है, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जैसे सारे रूल्स रेगुलेशन को इन्फोर्स करना, प्रमोशन करना ओलंपिक मूवमेंट का, और कोऑर्डिनेट करना ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शन हमने देखे, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये था अपने पास सेकंड चैप्टर। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।